हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूपीएमएसपी सॉल्यूशंस के आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हमारे पास है कक्षा 10 विज्ञान विषय का 2025 का मॉडल पेपर, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, पिछली लाइव क्लास में हमने आपको बताया था कि हम साइंस का भी मॉडल पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी लाइव। लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से लाइव नहीं मैनेज हो पा रहा है, इसलिए आपको इसका वीडियो फॉर्मेट में सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो अगर आपने वो हिंदी और इंग्लिश का लाइव क्लास नहीं देखा है तो लाइव सेक्शन में आप जाकर देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, पूर्णांक 70 नंबर का है। ये आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुविकल्पीय प्रश्न है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण। इसमें से आपको बताना है। तो जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है वो गोलीय लेंस कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शंस दिए हैं, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा ये इसमें आपको बताना है। वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा और छोटा, ऑप्शन ए। इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, मानव नेत्र अभिलेंस लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। ऑप्शंस दिए हैं, जरा दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, समंजन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न दिया है, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। ये कॉलम ए है, कॉलम बी है। इसमें कुछ दिए हैं और इसमें कुछ एसआई मात्रक दिए हैं। इनसे आपको इनका मैच करना है। ठीक, चलिए देखते हैं कौन सा होगा। विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर का क्या होगा? वो हो जाएगा वोल्ट। ठीक, विद्युत विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट। और फिर है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ये फर्स्ट वाले पे चला जाएगा। फिर है विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति का होता है वॉट, और प्रतिरोध का हो जाएगा ओम के साथ। तो फर्स्ट का है 4, तो फर्स्ट का 4 किस में है? ए में है और डी में है, ये मैच किया। ठीक, और दूसरा है, दूसरे का है पहला, तो दूसरे का इसमें दूसरा दिया है, इसमें दूसरे का पहला। ठीक, चलिए ना मैच किया। तीसरा विद्युत शक्ति, तीसरे का दूसरा, तीसरे का इसमें तीसरा है, इसमें दूसरा। चलिए ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका जो है हो जाएगा करेक्ट। ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। अगर आपने इंग्लिश और वो हिंदी का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो एज इट इज़ बोर्ड एग्जाम में छप के आ जाते हैं। पिछली बार 12th के
केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस उस मॉडल पेपर में उसने पूछे थे वो वैसे के वैसे ही छप के आ गए थे। तो इसलिए आप लोग गलती मत करिएगा कि मॉडल पेपर को हल्के में लें। पढ़ते हैं प्रश्न। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। सही आंसर है 1:4, ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ठीक, उपखंड ख देखते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र, यहाँ ऑप्शंस दिया देखिए इमेज में। इसमें से आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बताना है। ठीक, चलिए बता देते हैं। तो इसमें से जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शंस यहाँ दिए हैं ए बी सी डी, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, ये तो मैंने बता दिया। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है CH4 तथा C2H6, CH3OH तथा CH3COOH, C2H6 तथा CH3OH, CH3OH तथा C2H5OH। तो इसका सही आंसर है, सॉरी अभी दिया है, उक्त के संदर्भ में सही विकल्प है 1 तथा 2, 1 एवं 4, 2 एवं 4, 2 एवं 3। तो ये यहाँ ऑप्शंस दिया है, इसके बेस पे आपको ये जो विकल्प है यहाँ से इसमें से चूज करना है। ठीक, चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर है सी, 2 एवं 4। ये 2 और 4 ये दोनों समजातीय श्रेणी के हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न था वो। 10वां प्रश्न, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। अयस्क कहते हैं, गैंग कहते हैं, खनिज कहते हैं या धातु कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खनिज। ऑप्शन सी करेक्ट है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे बढ़ें। 12वां प्रश्न, अभिकथन 1, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापना अभिक्रिया है। तर्क 2 दिया है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। ए दोनों अभिकथन 1 तथा तर्क 2 सही है तथा तर्क 2 अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। अभिकथन 1 तथा तर्क 2 दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। अभिकथन 1 सही है परंतु तर्क 2 गलत कथन है। अभिकथन 1 तथा तर्क 2 दोनों गलत हैं। इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है, क्या होगा? तो इसमें से जो दोनों तर्क हैं वो सही हैं। ठीक, तर्क तो दोनों सही हैं। तर्क किसमें किसमें सही दिया है? दोनों कथन 1 तथा 2 सही है। ठीक, इसमें दिया है, और अभिकथन 1 तथा तर्क दोनों सही है, लेकिन इसका जो स्पष्टीकरण है अभिकथन का वो स्पष्टीकरण नहीं है।
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अभिकथन 1 तथा तर्क 2 दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH प्लस, यहाँ स्पेस दिया है, CH3COONA प्लस H2O। इसमें से आपको बताना है। CH3OH होगा, CH3COOH होगा, C2H5OH होगा या CH3CH2COOH होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, CH3COOH। यहाँ CH3COOH होगा, COOH। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपखंड 3 यहाँ से आ गया है, बायो का पार्ट। 14 प्रश्न है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? नासाद्वार, फिर कंठ, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। ये ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें से आपको जो सही मार्ग है वो बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन, एक मिनट पहले इसको मिटा दें। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पहले नासाद्वार, फिर कंठ, फिर ग्रसनी, फिर श्वास नली, फिर फेफड़े। ठीक, 15वां प्रश्न। निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। से निर्धारण होता है, बिल्कुल सत्य है। मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, ये भी सही है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सत्य है पर कारण असत्य है, कथन असत्य है पर कारण सत्य है। ये ऑप्शन दिए हैं आपके, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक, अगला प्रश्न है, विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा कौन सी है? ठीक, इसमें से आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए इसी में दिया गया है, चित्र के माध्यम से ही। तो सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, ये वाला सही है आपका। सही दिशा विद्युत आवेग के प्रवाह की यही है। ठीक, अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ें। 18वां प्रश्न। निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं? ए, बी, सी यहाँ देखिए दिए हैं आपके। ठीक, चलिए ऑप्शन देखते हैं। बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रांकुर, बीजपत्र, फिर होता है मूलांकुर। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न। जनन की अलैंगिक विधि, एक सेकेंड, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि कारण आपको बताना है। अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है।
अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। ऑप्शंस दिए हैं 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1 और 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों का लास्ट प्रश्न। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, अपघटक, उत्पादक। सही आंसर है आपका ए, मांसाहारी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों की तरफ। ये हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्न। खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न है पहला, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? किसे कहते हैं इसका आप परिभाषा बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और कितने प्रकार के होते हैं ये बताएंगे तो आपको 2 नंबर फिर से मिल जाएगा। ठीक, फिर है दूसरा प्रश्न, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? ये आपको बताना है। प्रश्न 2 है पहला, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? फिर दूसरा है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। 2-2 अंक के ये प्रश्न हैं। प्रश्न 3 कह रहा है किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, दूसरा कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई स्थिरी विद्युत स्थिरी 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तीसरा प्रश्न हो चुका है। चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 का पहला, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? चौथे का दूसरा प्रश्न है चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। तीसरा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? ये आपको बताना है। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए इसमें साइंस में मैंने जो वर्णनात्मक प्रश्न है इनका उत्तर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली 2 वीडियोज वैसी की वैसी पड़ी हैं, ना लाइक है ना ही व्यूज आ रहे हैं, तो इसलिए भाई आप लोग भी मैनेज करिए। ठीक, अथवा करके दिया है फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है? दूसरा है धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। उपखंड 2 दिया है, उपखंड 1 था वो केमिस्ट्री के प्रश्न है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। प्रश्न 6 है, इसमें आपको कारण बताना है। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका आपको रीजन देना है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। 7वां प्रश्न, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। दूसरा है 7वें का, निम्नलिखित यौगिकों के आपको इसमें से IUPAC नाम बताना है। CH3, CH2, CHO, CH3, CO, CH3। इनका आपको IUPAC नाम बताना है। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। आगे बढ़ते हैं। अथवा करके आपको दिया है। अथवा निम्नलिखित पर आप टिप्पणी कीजिए। विकृत गंधिता पर, रेडॉक्स अभिक्रिया पर, एस्टरीकरण अभिक्रिया पर। उपखंड 3 पर चलते हैं बायोलॉजी सेक्शन में। जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। 4 क्वेश्चन है इसमें, 1-1 अंक के 4 अंक टोटल। देखिए यहाँ इंडिकेट किया है A, B, C और D। फिर प्रश्न 10 है,
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं। परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? इसके बिहाफ पे यहाँ क्वेश्चन दिया है, लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है। दूसरा है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये क्वेश्चंस दिए हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख, ग्रशिका, आमाशय, छोटी आंत। 6 अंक के हैं ये आपके। अथवा दिया है, स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। 6 अंक का ये भी है। ठीक, चलिए, तो ये था आपका विज्ञान का मॉडल पेपर। उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। पिछली दोनों लाइव क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।